गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट में हम लोग ने देखा था कार्नेटिक वार्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो कर्नाटक वार्स क्या थे? अब हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल कैसे जीता गया, क्या हुआ था उसमें उस समय, देखते हैं हम लोग। व्हेन द फ्रेंच फोर्सेस एंड गवर्नमेंट बैक्ड आउट, द इंग्लिश फोर्सेस बिकेम वेरी एम्बिशियस। क्या कह रहा है? जब फ्रेंच फोर्स में आए, गवर्नमेंट वहाँ की वापस चली गई, फ्रेंच की गवर्नमेंट वापस चली गई। द इंग्लिश फोर्सेस बिकेम वेरी एम्बिशियस। तो इसमें इंग्लिश की फोर्स थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। दे स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर वेज टू इस्टेब्लिश देयर पावर। उन्होंने प्रारंभ किया चारों तरफ अपनी सत्ता को स्थापित करना, है ना। दे हैड एन आई ऑन बंगाल विच वॉज द वेल्थेस्ट इंडियन प्रोविंस। उन्होंने पूरी तरह से बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत ज़्यादा धनाढ्य था, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा संपदा थी। द इंग्लिश हैड ऑलरेडी सेटअप देयर ट्रेड पोस्ट देयर इन 1717। 1717 में अंग्रेज़ों ने पहले ही वहाँ पे अपनी ट्रेड पोस्ट स्थापित कर रखी थी, सेटअप बना लिया था। Alivardi Khan had ruled over Bengal from 1742-1756। अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब था, कब से? 1742-1756। He was a shrewd administrator and had kept a check on express of power and forces by European trading companies. ही वॉज श्रीउड एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक कैसा एडमिनिस्ट्रेटर था, एंड हैड केप्ट, और रखना चाहता था पूरी पावर्स को यूरोपियंस कंपनी को दे के। यूरोपियन कंपनीज पूरी तरह से पावरफुल उसमें अपने आप को समझने लगी थी इनके शासन में। व्हेन ही डाइड, जब वे मरे, हिज सक्सीजर, इनके जो पुत्र थे, वॉज सिराजुद्दौला ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान, बड़े पुत्र थे अलीवर्दी खान के। नवाब सिराजुद्दौला वॉज यंग, हैड नो नॉलेज और एक्सपीरियंस अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवर ए प्रोविंस। तो वो बने वहाँ के राजा या नवाब बने। तो उस समय इनके पास, नवाब सिराजुद्दौला के पास कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी तजुर्बे नहीं थे किस तरह से राज्य का संचालन किया जाए। मैनी पीपल टुक नोटिस ऑफ दिस एंड प्लॉटेड टू क्लेम इज थ्रोन थ्रो सीक्रेट प्लॉट्स। तो बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इनके सीक्रेट्स को खोलने लगे। किनके? नवाब सिराजुद्दौला के। द एगर ऑब्जर्वेंट इंग्लिश कंपनी, क्या कह रहा है बच्चों? द एगर ऑब्जर्वेंट इंग्लिश कंपनी फाउंड अ वे टू एंगेज देमसेल्फ इन द पॉलिटिकल गेम ऑफ बंगाल। उस समय क्या था, इंग्लिश जो थी बंगाल के राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा दखल देने लगी थी। दे हैड देयर ट्रेड सेंटर इन कलकत्ता, उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर कलकत्ता में स्थापित किया। टर्नड इनटू फोर्टिफाइड एरिया, चारों तरफ से किलेबंदी करवा दी। ऑन ऑब्जर्विंग दिस एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, नवाब सिराजुद्दौला ऑर्डर द फ्रेंच एंड इंग्लिश फोर्स टू डिफोर्टिफाई देयर ट्रेड सेंटर्स, कि इसको ख़त्म करिए, जो चार दीवारी आपने की है, किलेबंदी की, इसको ख़त्म करिए। सिराजुद्दौला ने कहा ऐसा। द फ्रेंच वर रेडी टू डू, फ्रेंच तो तैयार हो गए, सो इसलिए। बट द इंग्लिश डिड नॉट एग्री टू द नवाब्स पार्ट, लेकिन इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, वो तैयार नहीं हुए क्या करने के लिए, अपनी इस फोर्टिफाइड, अपनी चार दीवारी को ख़त्म करने के लिए, अपनी किलेबंदी को ख़त्म करने के लिए। इवन बाई ऑर्डर दे डिड नॉट सरेंडर द वेल्थ, उन्होंने अपना समर्पण भी नहीं किया जो वेल्थ वहाँ से कमाए थे। दे हैड टेकन फ्रॉम ढाका ट्रेजरी विथ अनफेयर मीन्स, वो ढाका की पूरी संपदा अधीन अपने अधीन कर, मतलब गैर कानूनी तरीके से ढाका को अपने अधीन कर रखे थे। सिराजुद्दौला डिड नॉट वेंट टू बंगाल टू मीट अ बैड फेट लाइक कर्नाटक।
सिराजुद्दौला डिड नॉट वेंट टू बंगाल, सिराजुद्दौला बंगाल नहीं गए, वेंट टू मीट अ बैड फेट, लाइक कार्नेटिक जैसा बुरा प्रभाव देखना नहीं चाहते, सो ही वे सेंट हिज आर्म्ड फोर्स टू टेक ओवर कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरी आर्म्ड को अपने पूरे सैनिकों को कलकत्ता भेज दिया, पूरा कलकत्ते पे विजय करने के लिए। द इंग्लिश वर शॉक्ड, इंग्लिश बहुत ही अचंभित हुए एट दिस टर्न ऑफ इवेंट्स, ऐसा देख करके, ये जो घटनाएं हुई इसको देख करके अंग्रेज बहुत ही अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हो गए, परेशान हो गए। व्हेन दे डिसाइड, तब उन्होंने निश्चय किया टू डिथ्रोन सिराजुद्दौला अ वॉर इंश्योर्ड, कि इनको एक युद्ध के जरिए इनको डिथ्रोन किया जाए, यानी कि पद से हटाया जाए। बैटल ऑफ प्लासी, हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। On June 23rd, 1757, at Plassey, between Calcutta and Murshidabad, the force of the English East India Company under Robert Clive met the army of Sirajuddaulah। कब 23 जून 1757 में प्लासी में किसके बीच, कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद, तो दो फोर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव मेट द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की आर्मी से मिली। द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, क्लाइव हैड 800 यूरोपियंस एंड 2200 इंडियन वेयरर्स सिराजुद्दौला इन हिज इंटरेस्ट कैंप एट प्लासी वॉज शेड टू हैव 50,000 मैन विद अ ट्रेन ऑफ हैवी आर्टिलरी। तो इन्होंने 800 यूरोपियंस थे और 2200 इंग्लिश इंडियंस वेयरर्स थे, सिपाही थे। सिराजुद्दौला इन हिज इंटरेस्ट कैंप ऑफ प्लासी वॉज सेड टू हैव, सिराजुद्दौला के पास कितने थे, 50,000 थे, ठीक है, विथ ए ट्रेन ऑफ हैवी आर्टिलरी, बहुत सारे हथियारों के साथ। द एस्पिरियंट टू द नवाब थ्रोन, मिस्टर जफर वॉज इंड्यूस्ड टू थ्रो इन हिज लॉट विथ क्लाइव। क्या हुआ, मीर जाफ़र जो थे नवाब के जो असिस्टेंट थे, कमांडर ऑफ चीफ थे, ये हो गए किसकी तरफ, क्लाइव के पक्ष में आ गए। एंड बाय फार द ग्रेटर नंबर ऑफ द नवाब सोल्डर्स वर ब्रिब्ड टू थ्रो अवे देयर वेपन्स, तो बहुत सा अधिक संख्या में नवाब के जो सैनिक थे वो अपने हथियार डाल दिए, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया परमानेंटली। एंड इवन टर्न देयर आर्म्स अगेंस्ट देयर ऑन आर्मी, और अपने ही आर्मी के प्रति वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, सिराजुद्दौला हार गए। बैटल ऑफ प्लासी मार्क्ड द फर्स्ट मेजर मिलिट्री सक्सेस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता थी भारत में। मीर जाफ़र द प्लॉटिंग कमांडर इन चीफ केम टू द थ्रोन ऑफ बंगाल, अब मीर जाफ़र जो कमांडर ऑफ चीफ थे वह बंगाल का नवाब बन गया। देखते हैं, मीर जाफ़र वॉज अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, नवाब नियुक्ति किया गया, गवर्नर नहीं। बट ही वॉज अ पपेट रूलर, ये कठपुतली था, काठ की पुतली था, यानी ये किसके अधीन था, ये अंग्रेज़ों के अधीन था। ही हैड नो पावर, इसके पास कोई शक्ति नहीं थी। ही वॉज एक्टेड एज अ पपेट बाय द इंग्लिश, ये सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गए। द इंग्लिश विल्डेड मोर एंड मोर पावर ओवर मीर जाफ़र के समय ये अंग्रेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। व्हेन मीर जाफ़र कुड नॉट यील्ड मच प्रॉफिट, जब मीर जाफ़र को अधिक लाभ नहीं हुआ, दे टुक हिम ऑफ बंगाल्स थ्रोन एंड प्लेस्ड मीर कासिम ऑन द थ्रोन, इन्होंने क्या किया, टुक हिम, अपने थ्रोन को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम डिड व्हाट द इंग्लिश विश्ड, मीर कासिम जानते थे कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है इनकी। एंड ही ग्रांटेड द जमींदारी ऑफ चित्तागोन, मिदनापुर एंड बर्दन टू द इंग्लिश, ये इन्होंने से ग्रांटेड किया, ले लिया इन जगहों की जमींदारी को। ग्रेजुअली मीर कासिम ट्राइड टू मूव अवे फ्रॉम इंग्लिश इन्फ्लुएंस, और इसी तरह से जल्दी ही वो
बड़े स्तर से अंग्रेज़ों को अपने एरिया से हटाने की सोच रहे थे। ही फायर्ड ऑल कंट्रीज हु सपोर्टेड द इंग्लिश। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने इंग्लिश को जो सपोर्ट कर रहे थे उनके से संपर्क। ही कॉल्ड इन सम यूरोपियन एक्सपर्ट टू कम टू बंगाल एंड टीच हिज फोर्सेस द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ यूजिंग वेपन्स इन वारफेयर। और उन्होंने यूरोपियंस से कहा कि हमारे भी सैनिकों को सिखाया जाए कैसे ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रेजेंट टाइम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वेपन्स वगैरह की चलाने की, इसको हमारे सैनिकों को सिखाया जाए। बाय पुटिंग एन एंड टू ड्यूटीज़ ऑन इंटरनल ट्रेड। कब, अपने काम को ख़त्म करने के बाद ये सिखाया। ही ब्रॉड इंडिया एंड ब्रिटिश मर्चेंट एट पार। ही ब्रॉड इंडियन एंड ब्रिटिश मर्चेंट एट पार। मर्चेंट वहाँ के व्यवसायियों को अपने अधीन किए। दिस वॉज ए बोल्ड स्टेप ऑन हिज पार्ट। ये बहुत ही कठोर कदम था, बहुत ही सराहनीय कदम था। बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ देखते हैं। द इंग्लिश कुड नॉट टेक सच अपोजिशन ऑफ सबॉर्डिनेट हु दे हैड प्लेस्ड एज अ पपेट ऑन थ्रोन ऑफ बंगाल। द इंग्लिश कुड नॉट टेक सच अपोजिशन। इंग्लिश ने कोई अपोजिशन नहीं किया। सबऑर्डिनेट हु दे हैड प्लेस्ड एज ए पपेट ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। वो क्या थे, बंगाल की कठपुतली की तरह से, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। दे वैग्ड बैटल अगेंस्ट मीर कासिम डिफीटेड हिज फोर्सेस। उन्होंने अगेंस्ट क्या किया, मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध लड़ा और उसको मीर कासिम को डिफीट करें। व्हेन मीर कासिम रन अवे फ्रॉम बंगाल, फिर मीर कासिम बंगाल से भाग गए। ही शॉट रिफ्यूज। वो कहाँ पहुँच गए, शरणागत के रूप में अवध पहुँच गए। इन अवध ही फॉर्म्ड गुड रिलेशन विद शुजा-उद-दौला। वो शुजा-उद-दौला से अच्छे रिलेशन बनाए। द नवाब ऑफ बंगाल, जो वो नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब थे। दे बोथ वर फर्दर सपोर्टेड बाय द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। आलम द्वितीय के पास गए। दीज थ्री रूलर्स कंबाइंड, यहाँ तीन शासक आपस में मिले। देयर फोर्स एंड फॉट द इंग्लिश फोर्सेस एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। और ये तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़े बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में। दिस वॉज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर, इसलिए इसको कहा गया बैटल ऑफ बक्सर, विच रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ द कंबाइंड फोर्स। मीर कासिम lost, so he was deposed from the Bengal throne and Mir Jafar was given the throne of Bengal once again। इसमें भी कुछ गद्दारों की वजह से मीर कासिम फिर से एक बार युद्ध हार गए और पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ बक्सर मेड इट ऑब्वियस टू द इंग्लिश दैट द इंडियन प्रोविंस हैड वीक आर्मीज़। ये समझ गए थे अंग्रेज कि भारत की जो सैनिक हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। आफ्टर दिस बैटल, इस बैटल युद्ध के बाद, एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड शुजा-उद-दौला हैड टू रिलाई ऑन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर बेसिक नीड्स। ये डिपेंड हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बेसिक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किस पे निर्भर हो गए, अंग्रेज़ों पर। मोस्ट ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश टू एक्सपेंड देयर पावर्स केम फ्रॉम बंगाल। और बंगाल में अपना पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित कर लिया। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, किस तरह से क्या ग्रोथ थी इनकी। द बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी हैड स्ट्रेंथेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच नाउ पार्टिकुलरली ओन्ड बंगाल। अब पूरी तरह से बंगाल पे इनका अधिकार हो गया। द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल वेंट डायरेक्टली टू द सफर ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्ट जो रेवेन्यू था सीधे सीधे अंग्रेज़ों के पास जा रहा था। द इंग्लिश कंट्रोल्ड द आर्मी, इंग्लिश पूरे आर्मी को कंट्रोल कर दी। सम ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू वाज पेड टू मीर जाफ़र बट द इंग्लिश हेल्ड द वेल्थ एंड द पावर। कुछ जो कलेक्शन थे वो रेवेन्यू के करके वो मीर जाफ़र के पास जा रहे थे, लेकिन इंग्लिश हेल्ड द वेल्थ एंड द पावर, क्योंकि लेकिन अंग्रेज़ों के पास पूरी सत्ता थी, शक्ति थी। द नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफ़र वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल
फॉर ऑल एक्टिविटीज़ बट हैड नो ट्रू पावर ऑन और कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग। नवाब क्या थे? बंगाल के जो नवाब थे रिस्पॉन्सिबल थे सारी एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन जो अंदर की बातें क्या था, ये पूरी तरह से खाली हो चुके थे, इनके पास कोई पावर नहीं थी, सारी पावर कंपनी के अधीन थी। दिस अरेंजमेंट वॉज कॉल्ड डुअल और डुअल गवर्नमेंट। इस तरह का अरेंजमेंट जो था इसको कहते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी फ्रंट पे कोई और है, पीछे बैकग्राउंड में कोई और है। बैक और फ्रंट के सिर्फ दिखावे के लिए, बैकग्राउंड की पावर ही मेन पावर है। दिस गवर्नमेंट केस्ड हार्डशिप एंड उटर माइजरी टू द कॉमन पीपल इन बंगाल। मतलब ये कॉमन वहाँ की जो साधारण जनता थी इनके ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। द ईयर 1770 विटनेस्ड अ सेवर famine which was worsened by the dual government policy। 1770 तक तो बहुत अच्छा डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी चली। द ईयर 1772 saw the end of the dual government system in बंगाल। ये इस समय 1772 में ये डुअल सिस्टम जो था गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल। अब क्या हुआ, ये डायरेक्टली कंट्रोल से प्रत्यक्ष रूप से बंगाल के ऊपर पूरी तरह से अपना आधिपत्य कर लिए। वॉरेन हास्टिंग्स द न्यू गवर्नर जनरल फ्रॉम 1772 टू 1785। तो 1772 टू 1785 में जो बंगाल का नया गवर्नर बना वो कौन बना? वॉरेन हास्टिंग्स। मेड मैनी चेंजेस टू फर्दर स्ट्रेंथ इंग्लिश पावर टू इंक्लूड मोर ऑफ इंडिया अंडर इट। इसके अधीन यानी वॉरेन हास्टिंग के अंतर्गत और ये न्यू गवर्नर जनरल की जो नई पॉलिसीज़ थी इसके अंतर्गत बहुत सारे नए परिवर्तन सामने आए। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वॉर्स विथ मराठास एंड मैसूर और मराठा के वार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।